हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। और जैसा कि मैं आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करा रही हूँ और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। बता देती हूँ, मैं हर वीडियो में बोला भी है, 2014 से लेकर 24 तक के जितने पेपर हुए हैं जिसमें हरियाणा जी के आई है वो सारे हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। 60 से स्टार्ट कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए सारे। महाभारत के युग में सिरसा को क्या कहा जाता था, तो ये सभी को पता है, सैरिष्का बोला जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। इसका उल्लेख आपको जो महाभारत की पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी और दिव्य विधान में मिलता है। बाकी आप सबको पता है कि सायरी शाखा को नकुल द्वारा पश्चिमी क्षेत्र की विजय के लिए ले जाने का वर्णन भी है महाभारत में इस चीज़ के। और प्राचीन काल में सिरसा को सिरसापट्टन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम याद रखना, एक तो सैरिस्का, एक सिरसापट्टन। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध डैश के बीच हुआ था। तो हम सभी को पता है कौरव और पांडव का युद्ध, ये महाभारत की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, तो उन सब के बीच भी हुआ था। बाकी आपको यहीं पे याद रखिए, वो 1526-56 वाला नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग युद्ध का वास्तविक केंद्र कैथल था, ये याद रखिएगा। इतिहासकारों के अकॉर्डिंग युद्ध का वास्तविक केंद्र कैथल था। युद्ध के समय स्थापित किए गए यक्ष तीर्थ आज भी विद्यमान है। कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थ में से 50 जो तीर्थ हैं वो कैथल में हैं, जो महाभारत कालीन है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है, तो ये है अमीन गांव। अगर आप करनाल की साइड गए हो तो ये गांव आपको देखने को मिलेगा। अमीन गांव हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना जाता है। यहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। अभिमन्यु से याद रखिए, अभिमन्यु का सबको पता है चक्रव्यूह में फंसा था, तो अमीन नाम याद रखिए। जिस स्थान पर भीड़ों को बाणों की शैया पर लेटाया गया वह स्थान वर्तमान में नरकातारी तीर्थ कुरुक्षेत्र कहलाता है। और मैं यहाँ पे गई हुई थी, तो ये वही पिक्चर है, बाण के ऊपर भीष्म पितामह लेटे हुए आपको दिखाई देंगे। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास माना जाता है। तो वैदिक काल के अकॉर्डिंग हरियाणा को भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास माना जाता है। मानव जाति के जनक कहे जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है, ये माना गया है स्थानेश्वर को। तो आपको पता है स्थानेश्वर जो जगह है, यहाँ पे आपको देखिए मानव जाति के जनक जो आपके मनु थे, और अवंती सुंदरी कथा, अगर आपने मनु वाली वो हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो एक बार यूट्यूब पे देख लीजिए, भूलोगे नहीं फिर उस चीज़ को। और स्थानेश्वर का निवासी बदला है। वैवस्वत मनु को ही पृथ्वी का प्रथम राजा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मतलब इंसान की जो उत्पत्ति हुई है, मानव की जो संरचना हुई है, वो मनु से ही हुई है। उन्होंने ही मानव संस्कृति को जन्म दिया और मनु ने स्वयं अयोध्या का निर्माण भी किया था। याद रखिएगा, एक बार देख लीजिए, मनु वाली कहानी काफ़ी अच्छी है और आपको याद भी हो जाएगा सारा उससे रिलेटेड। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का आरंभ किया, तो कृषि यहाँ पे की गई थी सबसे पहले। पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने हरियाणा राज्य क्षेत्र में कृषि कार्य प्रारंभ किया था। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी और उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था जो सरस्वती और यमुना नदियों के बीच प्रदेश में निवास करता था। हरियाणा के किस जिले में भगवद गीता की जन्मस्थली है? अगेन द सेम क्वेश्चन, ये है आपका कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में जो ज्योतिषर है वो पवित्र स्थान माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण भी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध ज्योतिषर से शुरू हुआ और युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को गीता का भगवान कृष्ण ने अनंत संदेश दिया था। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड हरियाणा में क्या क्या क्वेश्चन है। बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पे है? ये आपका नेशनल जीके का क्वेश्चन है। ये बिहार में है। बोध गया आप सभी को पता भी है, ये मंदिर परिसर बिहार राज्य में है। यह मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित है। ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है और इसके मुख्य मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई 11 मीटर है। इसमें पूर्व और उत्तर की ओर 2 एंट्री गेट है और निचले स्तर पर मधुचूस और कुलहंस प्रारूप में सांचे में ढले तहखाने हैं। महावीर स्वामी के जो जन्म स्थल था उसका क्या नाम है? महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम वैशाली है। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाल था। और महावीर जो स्वामी थे उनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी, ध्यान रखिए महात्मा बुद्ध नहीं है, यह है महावीर स्वामी। इनको ऋजुपालिका नदी के पट पर साल वृक्ष के नीचे, नदी कौन सी? ऋजुपालिका, और वृक्ष कौन सा? साल का वृक्ष, उसके नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे कैवलीन, अरहत, जिन और निर्ग्रंथ कहलाए। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक इतिहास के क्षेत्र मिले हैं? तो मैं आपको बताऊं, कुरु और पांचाल, ये जो महाजनपद हैं इन्हीं से हमें पता चला है आधुनिक हरियाणा के क्षेत्रों का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुरतक निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिला है।
ध्यान रखिए 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिला है, जिसमें कुरु जनपद आधुनिक हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि अभी की दिल्ली है, जबकि पांचाल आधुनिक क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले में और इसकी राजधानी काम्पिल्य व अहिच्छत्र थी। आगे चलते हैं। निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? बौद्ध धर्म के 3 रसों का हिस्सा नहीं है। ये देखो, धम्म भी है, बुद्ध भी है, संघ भी है, लेकिन अहिंसा इसका हिस्सा नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं। धम्म जो है यह धर्म की शिक्षा से संबंधित है। संघ का अर्थ उन सभी समुदाय के जो शिक्षा का पालन करते हैं, और अहिंसा का संबंध त्रिरत्न से नहीं है। गणराज्यों का उदय। कुरु प्रदेश की राजधानी जो कि वर्तमान हरियाणा, दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक थी, ये थी आपकी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को ही दिल्ली बोला जाता है अभी। तो ये है दिल्ली, जो आधुनिक दिल्ली हरियाणा मेरठ के अंतर्गत आता था। यहाँ पर इक्ष्वाकु नामक राजा शासन करते थे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था? तो रोहतक में यादवों का शासन था। 3री शताब्दी में यादवों का शासन रोहतक क्षेत्र में था। एएस अल्टेकर के अकॉर्डिंग रोहतक यादवों की राजधानी थी, और योद्धागण के सिक्के मुख्यतः कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, सुनेत जो कि पंजाब में, रोहतक, सोनीपत, औरंगाबाद, सिरसा, हांसी, हिसार, सहारनपुर, गढ़वाल और अजमेर आदि क्षेत्रों से मिले हैं। महाभारत में भीष्म का नाम क्या था? महाभारत में भीष्म का नाम था देवव्रत। ये सभी को पता है कि ये भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से पैदा हुए, गंगा पुत्र बोला जाता है, और इन्हीं को इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया है? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है हमारी भगवद गीता में। भगवद गीता के पहले ही श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया, और महाभारत और अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, ये हैं पुराने वाले क्वेश्चन 2014, 15, 16 के। जैसा कि 10 साल में तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली देखो रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये एक स्टैटिक पार्ट है। हरियाणा जी के ये थोड़ी है कि अब बदल जाएगी, पहले कुछ और था, नहीं। वो करंट का पार्ट बन सकती है, लेकिन बदलेगी नहीं। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है, पूछने का तरीका भी अलग होती है स्टेटमेंट। तो एक बार आप इन चीज़ों को ये मत चलिएगा कि बिल्कुल डिटो क्वेश्चन आएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया? तो ये हम सभी को पता है, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में है, वहीं पे दिया था। और अगर पूछे ज्योतिषर है कहाँ, तो ये कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश, तो कुरुक्षेत्र ऑप्शन बी। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग रहा है? हरियाणा क्षेत्र देखो बिंदुसार का भी, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और चाणक्य इनका क्या था? प्रधानमंत्री था। डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य राज्य का भाग था। शुग में ये दर्शाया गया है कि जो हरियाणा है इसमें मौर्य राज्य का शासन रहा। आधुनिक शुग, जो को प्राचीन शहर श्रुगन बोलते हैं, मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का एक केंद्र रहा। चीनी तीर्थयात्री युआन च्वांग के अनुसार यह जगह 10वें स्तूप और एक मठ के रूप में सुशोभित था। चनेटी का जो स्तूप है वो शुग से 3 किलोमीटर दूर है, और हिंद संघ के अनुसार इसे अशोक द्वारा बनाया गया। मौर्योत्तर काल की बात करें तो कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भगवान शेष करनाल किस स्थान पर है? तो ये करनाल में एक गांव है असंध। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भगवान शेष करनाल के असंध नामक स्थान से मिले हैं। शहर के मध्य में असंध की संरचना जमीन से 25 मीटर ऊपर उठती है, और ये कहा जाता है कि ये कुषाण काल से रिलेटेड है, और यहाँ पर एक स्तूप के आकार का चित्र है। नेक्स्ट आगे हैं, और ये पुष्यभूति वर्धन वंश हम सभी को पता है। हर्षवर्धन बहुत बार पूछा जाता है हरियाणा जीके में। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? ये किया था पुलकेशिन सेकंड ने। 618 में पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया, और पुलकेशिन द्वितीय का जो अहुल अभिलेख है और हवेनस्वांग का पूरा विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। प्रदेश का थानेसर नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी रही? ये रही हमारी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ने थानेश्वर का बहुत बड़ा उल्लेख मिलता है इनके साहित्य हर्षचरित में, और ये नगर सरस्वती और घग्गर नदी के बीच था। इसे ब्रह्मावर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता था। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी रही। वर्धन वंश के पहले शक्तिशाली सम्राट प्रभाकर वर्धन ने इसको अपनी राजधानी बताया।
बनाया। याद रखिएगा, वर्धन वंश की नींव किसने डाली? प्रभाकर वर्धन ने। यद्यपि हर्षवर्धन के समय भी थानेश्वर कुछ समय तक वर्धन वंश की राजधानी बनी रही, किंतु बाद में हर्षवर्धन ने थानेसर से अपनी राजधानी कन्नौज, जो कि यूपी में है, वहां पर ले गए। महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण करके यहाँ की जो पवित्र चंद्र स्वामी मूर्ति मंदिर था उसको नष्ट किया, और थानेश्वर वर्तमान में अंबाला और करनाल के मध्य स्थित है। थानेश्वर वैसे कुरुक्षेत्र में आपके, मतलब अंबाला और करनाल के बीच तो कुरुक्षेत्र ही आता है। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी रहा? तो ये रहा थानेश्वर, स्थानेश्वर भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, हर्षवर्धन का जो संबंध है थानेश्वर के वर्धन या पुष्यभूति वंश से था। सन 606 में हर्षवर्धन को थानेश्वर की गद्दी पर बैठाया। जब हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा तब उसकी राजधानी थानेसर ही थी, बाद में कन्नौज चले गए। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मौत हो गई। बांसखेड़ा अभिलेख में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की घटनाओं का और उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी कब स्थापित की थी? तो वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है। अगर बात कर रहे हैं 605, 646, 647 की और 606 की, तो ये 7वीं शताब्दी माना जाता है। गुप्त वंश के पतन के उपरांत, देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले मेरे को भी नहीं पता था ये चीज़ें। अगर 606 लगा है ना, तो मतलब ये 7वीं शताब्दी की ओर जा रही या 7वीं ईसा पूर्व की ओर जा रही चीज़ है। जैसे अगर हम 2025 में हैं अभी, तो हम 21 ही सेंचुरी तो कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके 21 पे ही तो खत्म होगी, तो इसीलिए इसको 7वीं शताब्दी बोला जाएगा, छठी नहीं। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर स्थान पर रही है थानेश्वर राजधानी, और राज्यवर्धन की मौत के बाद 606 में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठे, जब उनकी आयु केवल 16 साल थी, ये भी याद रखिएगा। और अकबर की आयु 13 साल थी, और जो हमारे वो थे, क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा अभी, उनकी 11 साल की थी शायद। पृथ्वीराज चौहान की नहीं, महाराणा प्रताप की आयु 11 साल की थी, और कुंभलगढ़ में शायद उनका जन्म हुआ था। थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। उस शंशाक को पराजित करने के बाद कन्नौज पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 84, राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? तो ये हमें सभी पता है, वर्धन वंश की नींव डालने वाले प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। 606 में इनको गद्दी पर बैठाया, और जिस वर्ष इनकी उम्र थी आपकी 16, और हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। उसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। हर्ष एक महान लेखक थे। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली 3 नाटक हैं। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? क्वेश्चन तो मोस्ट फेवरेट है, नेशनल जीके में भी आता है। इनकी जो जीवनी लिखी थी वो हर्षचरित के नाम से कवि वाणभट्ट ने लिखी है, और इस गद्य के भेद आख्या के अंतर्गत आती है हर्षचरित, और इसमें 8 उच्छ्वास हैं, और इसके अतिरिक्त बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना भी की है। चीनी यात्री हेनसुआंग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, और उन्होंने भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, एक रचना की थी, सीयू की थी। हेनसुआंग सन 637 में नालंदा विश्वविद्यालय गए, और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिलती हैं? ये मिलते हैं आपकी सोनीपत से, और खिज खां का मकबरा भी है यहाँ पर, आपको पता होगा। और हर्षवर्धन को प्रतापी सम्राट माना जाता है। हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ हुआ, कन्नौज को राजधानी बनाया, और सोनीपत स्थित टीले की खुदाई से यहाँ से अयोध्या काल के सिक्के और हर्षवर्धन की तांबे की मोहरें मिलती हैं। राजा हर्षवर्धन ने कौन से सन में कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की? तो ये की थी 606 से 647 इनका कार्यकाल रहा। 7वीं सदी में की, और तो 700 लगाओगे, 600 नहीं लगाओगे, और बाद में स्थानांतरित करके कन्नौज ले गए। और जो हेनसुआंग हर्ष के दरबार में रहते थे वो चीनी बौद्ध यात्री थे। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पर है? तो हरियाणा में राजा हर्ष का टीले की बात करें तो यहाँ पर है कुरुक्षेत्र के अंदर, और ये थानेश्वर नामक जगह पर है। ये टीला 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर लंबाई और 750 मीटर की चौड़ाई में है। भारतीय पुरातत्विक विभाग, जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, उनकी खुदाई में अब तक 6 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक काल से संबंधित अवशेष मिले हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन है? वर्धन वंश का प्रथम राजा है हर्षवर्धन। प्रथम नहीं आना चाहिए, हाँ एक सेकंड देखते हैं। तो प्रभाकर वर्धन 580 से 605 जन्म, और राज्याभिषेक 580 में हुआ, और पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बना। 605 में मौत हो गई। वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन ही था, ऐसा उसकी उपाधि परम भट्टारक और महाराजाधिराज से है। यह सूर्य का उपासक था। प्रभाकर वर्धन की रानी यशोमती से 3 संतान थी, एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन, एक पूज्य राजश्री। और यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ना वो मैंने गलत पढ़ लिया, प्रभाकर वर्धन ही थे नींव डालने वाले, तो ये प्रथम राजा माने जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करिएगा,
और प्लीज़ कमेंट में लिख के भी बताइएगा कि कैसे लगती है। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, कल से 91 से स्टार्ट करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप सीरीज़ देखते चले जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन कैसे याद हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, रिवाइज ही हो रहा है अभी। थैंक यू।